दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली की चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और इस कार्यक्रम के तहत 5 फरवरी को दिल्ली के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 8 फरवरी को आपके सामने नतीजे आएंगे। 10 साल के अरविंद केजरीवाल के कामकाज का हिसाब होगा तो दिल्ली का वोटर जो नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल 7 महीने से देख रहा है और सबसे करीब से देख रहा है, लुटियंस दिल्ली के सबसे करीब से देख रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी की सत्ता के क्रियाकलापों का हिसाब करेगा। काम बोलता है कि कारनामा बोलता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी अखिलेश यादव के लिए। अब दिल्ली में काम बोलेगा या कारनामा बोलेगा यह वक्त बताएगा, या कांग्रेस पार्टी की नई गारंटी बोलेगी यह भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो खास तौर पर लोगों को लगती है कि दिल्ली के चुनाव को निर्धारित कौन करेगा, दिल्ली के चुनाव की दशा दिशा को कौन तय करेगा, वो है दिल्ली का मिजाज। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली के मिजाज से भी ज्यादा दिल्ली को तय कौन करेगा तो 5 बजे के बाद कितने वोट बढ़े। अगर झारखंड की तरह बढ़े तो अरविंद केजरीवाल के चांस बेहतर हो सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की तरह 5 बजे के बाद के वोट बढ़ गए तो भारतीय जनता पार्टी के चांस बेहतर हो सकते हैं। कांग्रेस इन दोनों के बीच अपनी संभावनाओं की तलाश के लिए चुनाव में कूदी है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज दिख नहीं रही। लेकिन आज सवाल यही है कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल 50 विधायकों से नीचे रह गए तो दिल्ली के चुनावी नतीजे को क्या 6 महीने के बाद किसी ऑपरेशन लोटस का शिकार होना पड़ सकता है। बात इतनी सी है कि दिल्ली की 70 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा तो 36 पर ही बन जाता है और इसी बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ 28 + 8 यानी 36 का जुगाड़ करके अरविंद केजरीवाल ने 2013-14 में 48 दिनों की सरकार भी बना ली थी। लेकिन वो सरकार 48 दिनों से ज्यादा नहीं चल पाई। और एक बात यह भी तय है कि अगर अरविंद केजरीवाल 50 के नीचे रुकते हैं तो शायद 48 हफ्ते भी उनकी सरकार ऑपरेशन लोटस के प्रकोप से बच ना पाए। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 5 साल में 260 हफ्ते होते हैं, 260 वीक्स। तो उतने दिनों की बात छोड़ दीजिए, पिछली 2 बार से कोशिशें तमाम हुई, मामला न्यायालय में भी गया कि दिल्ली में किसका अधिकार सबसे ऊपर, संविधान पीठ भी बनी, वो अपनी जगह था। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को तमाम कोशिशों के बावजूद डिस्टेबलाइज इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि दिल्ली की जनता ने 2 बार 90% और 94% तक का मैंडेट दिया। 2015 में 70 में 67 और 2020 में 70 में 62। क्या इस बार भी वही मैंडेट आएगा? 10 साल के क्रियाकलाप, काम हो या कारनामा हो, नरेंद्र मोदी का हो या अरविंद केजरीवाल का हो, सवाल तो दोनों से होंगे। और दोनों से सवाल इसलिए होंगे क्योंकि दिल्ली के पास ताकत कितनी है, दिल्ली की जनता के पास जो सरकार चुनने का मौका है, उस सरकार के पास कितनी ताकत है। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से थोड़ा ज्यादा किसी पूर्ण राज्य मसलन बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसी ताकत दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास नहीं होती। ना पुलिस हाथ में है, ना जमीन हाथ में है, ना डीडीए हाथ में है। दिल्ली के पास है क्या? तो दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूल, दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पताल, एम्स और सफदरजंग नहीं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल, और इसी तरह से छोटी छोटी चीजें। लेकिन सवाल यही आता है कि दिल्ली की जनता के साथ 10 साल में केजरीवाल ने कितना न्याय किया और नरेंद्र मोदी ने कितना न्याय किया। कांग्रेस पार्टी तो दोनों जगह रेस से बाहर है, लिहाजा उसकी चर्चा हम आज कम से कम इस रेस में अपने काम और कारनामे को लेकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, यह बात जरूर कही जा सकती है।
अब सवाल दूसरा है, केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, किस तरह से ईडी को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैली, किस तरह से ईडी की कार्यप्रणाली रही, और ईडी के कन्विक्शन रेट को खासकर पॉलिटिकल मामलों में देखा जाए तो कितना कम रहा, 1% से भी कम लोगों को सजा दिला पाई ईडी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को उठाकर पकड़कर जेल में ठूंस देना और फिर उसके बाद पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाना और फिर उसके बाद नए तरीके से जनता के बीच जाकर यह कहना कि अमुक नेता भ्रष्ट है, अमुक पार्टी भ्रष्ट है, ये खेल खूब चला। हेमंत सोरेन भी जेल गए थे, नया मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन दिल्ली में खेल तो अरविंद केजरीवाल ने किया कि ठूंसो जेल में, देखते हैं क्या होता है, जेल से ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और कोई संविधान नहीं रोकता है तो भला ईडी को कैसे रोक लेगी? ईडी के चीफ विस्तारित कार्यकाल में ईडी चीफ रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद उन्हें हटना पड़ता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री और इस देश में विस्तारित कार्यकाल में सिर्फ इमरजेंसी लगा करके ही किसी लोकसभा या विधानसभा को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, ईडी की महिमा अपरंपार है, लेकिन दिल्ली के वोटर्स की महिमा भी अपरंपार है। दिल्ली का वोटर भारत खोदो अभियान का हिस्सा बना तो कुछ भी हो सकता है। मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने चला गया तो कुछ भी हो सकता है। और दिल्ली का वोटर यदि खुदाई अभियान में नोएडा दिल्ली में होता तो शायद यह भी मांग कर देता कि जो फिल्म सिटी में गोदी चैनल चलते हैं उसी के नीचे खोदो, क्या पता कोई मंदिर मिल जाए, क्या पता कोई मस्जिद मिल जाए, क्या पता कुछ और मिल जाए। लेकिन दिल्ली का वोटर खुदाई अभियान से दूर रहता है। लेकिन दिल्ली के वोटर्स के मिजाज में वोटों का प्रतिशत और चुनावी गुणागणित उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना यूपी, बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों में होता है। और कैसे होता है जरा इसे देखिए कि थोड़ी सी भी फिसलन हुई तो पूरा का पूरा चुनाव हाथ से निकल सकता है अरविंद केजरीवाल के। थोड़ी सी भी फिसलन हुई, दिल्ली के वोटर ने थोड़ा सा भी विचलन दिखाया तो सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ जा सकती है या सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ जा सकती है और फिर वहां से उपराज्यपाल महोदय के द्वारा सरकार बनाने का निमंत्रण किसे दिया जाए वो खेल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं 2 चुनाव के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। हमारी स्क्रीन पर देखिए, यह पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 का था उसमें वोट शेयर और सीटों का आंकड़ा है। जरा हमारी स्क्रीन पर आप देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोटों में 15% का अंतर था। आम आदमी पार्टी को 53.5% वोट मिले थे, 53.5% और 62 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को, बीजेपी को उससे 15% कम वोट मिले, 38.5% वोट मिले, 38.5%, और सीटें मिली केवल 8। वोट 15% कम हुए, सीटें 54 कम हो गई, आपकी तुलना में 54 सीटें कम। और कांग्रेस पार्टी को 4.3% वोट मिले और सीटें कोई भी नहीं मिली। तो अब जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले उसे 90% का स्ट्राइक रेट तो मिलेगा ही। लेकिन इतने पर ही नहीं, अब इसके साथ साथ अब फुल स्क्रीन पर आप दूसरा आंकड़ा भी देखिए। एक तरफ विधानसभा का आंकड़ा आप देख रहे हैं, अब दूसरा आंकड़ा भी जरा देख लीजिए। अब यह दूसरा आंकड़ा एमसीडी चुनाव 2022 का है। और एमसीडी चुनाव के आंकड़े को यदि आप देख रहे हैं तो क्या आपको दिखाई देता है? एमसीडी चुनाव में यह दिखाई दे रहा है कि आखिर दिल्ली के वोटर ने किस तरह से थोड़ा सा विचलन दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बड़ा हो गया। हालांकि पहले से एमसीडी में बीजेपी ही काबिज थी, लेकिन पुराने आंकड़ों को हम छोड़कर 2020 और 22 के बीच का अंतर हम आपको दिखाते हैं। एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कूड़े का पहाड़ जो गाजीपुर में देखते हैं उसे खत्म कर देने का वादा किया, तमाम तरह की बातें की कि एमसीडी मिल जाए तो कुछ और कर सकते हैं। कूड़े का पहाड़ छोटा जरूर हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चलिए, किसी ने छोटा करने की कोशिश भी तो की, कूड़े के पहाड़ को काफी छोटा, अब उधर से मैं भी गुजरता हूं तो काफी छोटा दिखाई देता है। लेकिन अंतर कैसे आया, कांग्रेस का वोट फीसदी बढ़ा, वोट प्रतिशत बढ़ा और चुनाव कैसे प्रभावित हो गया, आप ये देखिए। 42% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी
250 सदस्यों की दिल्ली की एमसीडी में, जी हां 250 मेंबर होते हैं, 250, उसमें आम आदमी पार्टी 134 सीटों तक पहुंची, वोट मिले 42%, यानी विधानसभा चुनाव से 11.5% वोट कम हो गए आम आदमी पार्टी के, और भाजपा के विधानसभा चुनाव की तुलना में महज आधा फीसदी वोट बढ़े, 38.5% से 39% हो गए, और भाजपा की सीटें एमसीडी में हो गई 100। चूंकि सीटें छोटी होती है तो वोटों का प्रतिशत और सीटों के बीच में विधानसभा जितना बड़ा गैप नहीं दिखता। कहां 70 सीटें, कहां 250 सीटें, और 250 सीटों में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, मसलन कैंटोनमेंट और लुटियंस दिल्ली का इलाका, जो एमसीडी में आता भी नहीं है, वो एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन है। तो कम से कम आप कह सकते हैं कि दिल्ली में 65 या 64 विधानसभा सीटों के दायरे में ही 250 सीटें आती हैं एमसीडी की। तो 134 सीटें 42% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी, 39% वोटों के साथ, केवल 3% कम वोटों के साथ 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और विधानसभा में जिस कांग्रेस पार्टी को 4.3% वोट थे, उसके वोट विधानसभा की तुलना में तकरीबन 7.4% ज्यादा है, 11.7% वोटों के साथ, लगभग 7.5% वोट विधानसभा की तुलना में ज्यादा मिले, उसे 9 पार्षद मिले, और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली एमसीडी में किसी को बहुमत नहीं मिल पाया। यह हकीकत है। और इस बार यदि कांग्रेस पार्टी वाकई 7.5, 8 या 10% वोटों तक जाती है, तो तय मानिए कि दिल्ली हंग असेंबली की तरफ जा रही है। फिर चुनाव के बाद दिल्ली में खेला होगा। अगर वोट थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का गिरा, 50 से नीचे गिरती है आम आदमी पार्टी, तो 6 महीने साल भर के बाद ऑपरेशन लोटस वाला खेला आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आम आदमी पार्टी वाकई 42% वोटों पर एमसीडी की तरह आ जाती है, तो तय मानिए कि दिल्ली हंग असेंबली की तरफ जाएगी 2013 की तरफ, और 2013 की तरह ही उपराज्यपाल का भी हस्तक्षेप होगा कि किसे निमंत्रण दिया जाए सरकार बनाने के लिए। हो सकता है राष्ट्रपति भवन में परेड भी करा दी जाए, हो सकता है कि कोई और खेला हो जाए, हो सकता है कि अनिल मसीह, आपने चंडीगढ़ वाला देखा था, कोई अनिल मसीह भी दिल्ली के बीच से निकल करके आ जाए। तमाम तरह के खेल के लिए, खेला के लिए पूरी गुंजाइश बन जाएगी। लेकिन खेला तो महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों में आमतौर पर प्रचलित है। बंगाल से निकला हुआ खेला होबे क्या दिल्ली पहुंच जाएगा? क्या बंगाल से निकला हुआ खेला होबे सियालदह से राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ जाएगा? कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे हैं, और इन सवालों के उठने के पीछे वजह भी है। पहली बात यह कि 10-11 साल कोई सरकार होती है, दिल्ली में साझा सरकार ही है, कहने को बहुमत है आम आदमी पार्टी को। साझा सरकार इसलिए है कि आधी से ज्यादा ताकत दिल्ली के पास, थोड़ी बहुत ताकत केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास, थोड़ी बहुत ताकत एमसीडी के सहारे केजरीवाल के पास, जो पहले बीजेपी के पास थी। तो हौच पौच वाली जो साझा ताकत दिल्ली में है, उसमें जनता को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदें नरेंद्र मोदी से थी वो पूरी नहीं हुई, जो उम्मीदें अरविंद केजरीवाल से थी शायद वो भी पूरी नहीं हुई। तो क्या जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ देखना चाहिए? कमोबेश यही स्थिति 2021 में बंगाल चुनाव के 4 महीने पहले कही जा रही थी। बंगाल के वोटर से आप बात करते तो यही लगता था कि ममता बनर्जी से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, चुनाव इतना बाइपोलर हुआ, इतना आमने सामने का कॉन्टेस्ट हुआ कि कांग्रेस और सीपीएम के, वाम मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस को कुछ मिला भी नहीं। एक तरफा 3/4 बहुमत के साथ 49%, 49% वोटों के साथ ममता बनर्जी 3/4 सीटें जीत गई। वही 1/4 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को 38% वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। तो दिल्ली में इस बार क्या चुनाव करीब आते आते, वोटिंग की तारीख करीब आते आते, यूं कहें कि 5 फरवरी करीब आते आते, दिल्ली एक बार फिर आमने सामने के कॉन्टेस्ट में बदल जाएगा, या दिल्ली ऐसे ही त्रिकोणात्मक दिखता रहेगा? कई सीटों पर त्रिकोणात्मक दिखना शुरू भी हो गया है। यह अलग बात है कि जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह के कैंडिडेट आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक जाने पहचाने चेहरे को टिकट दिया है,
अलका लांबा को। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने और भी जाने पहचाने चेहरे को टिकट दिया है। उन्हें कौन नहीं जानता। इस देश की संसद के द्वारा जिस प्रकार का प्रवचन उन्होंने दिया था, उनकी महिमा अपरंपार है। रमेश विधुड़ी, एक पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला, यूं कहें कि दो पढ़ी लिखी संभ्रांत महिलाओं के सामने, सभ्य और शालीन महिलाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी को सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट कहीं मिले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास करने वाले। शायद बीजेपी को लगा होगा कि यूनिवर्सिटी अगर कोई होती भारत में, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, तो वही टॉपर होते, तभी मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया। नाम क्या है? रमेश विधुड़ी। इनके टैलेंट पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने जब सवाल खड़ा नहीं किया तो हम भला कौन होते हैं? हम एक नाचीज पत्रकार, हमारी क्या हैसियत है कि हम खड़ा करें उन पर सवाल। वहीं दिल्ली में, नई दिल्ली की सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां कभी शीला दीक्षित को हराया था, आज स्थिति यह है कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से इस चुनाव में उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है। तो मुकाबले की सूरत चाहे पटपड़गंज हो या तिमारपुर हो, चाहे ग्रेटर कैलाश हो या मालवीय नगर हो, चाहे आरके पुरम हो या बिजवासन हो, और चाहे करोल बाग हो या रोहिणी हो, दिल्ली के जिस इलाके में आप जाएं, बदरपुर से लेकर रिठाला तक, शाहदरा से लेकर द्वारका तक, नांगलोई से लेकर पांडव नगर, लक्ष्मी नगर तक, जिस इलाके में आप जाएं, दिल्ली की हर विधानसभा सीट पर कहीं सीधा तो कहीं तिकोना मुकाबला है। और यहां इसी से तय होगा कि दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया का, ईडी का दुरुपयोग, दिल्ली के लिए जो अधिकार चाहते हैं वो मुद्दा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लगातार चल रही रस्साकस्सी, ये सब कितने बड़े मुद्दे जनता के बीच है। या वाकई जनता 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण पर सम्मोहित हो गई है? वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राष्ट्रवाद है, चुनावी राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व, क्या वो काम करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सब भी काम करेगा जो गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा में संसद में जो शब्द कहे थे, वो भी काम कर जाएगा? कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली के वोटर्स के बीच महत्वपूर्ण है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी सभी सीटें लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी में भी सुनने को आ रहा है कि सभी सीटें वो लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जब तक वो पार्टी एनडीए में दिख रही है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली चुनाव में शायद दिखती रहे। लेकिन उसके दिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचली और बिहारी एक वोटर है। और भारतीय जनता पार्टी के अब तक जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उसमें जरा उनकी संख्या देख लीजिए, है भी या नहीं भी है या नगण्य है। आम आदमी पार्टी ने तो खैर संजीव झा से लेकर कई सारे पूर्वांचली कैंडिडेट, सोमनाथ भारती और कई लोगों को उतार रखा है। कांग्रेस पार्टी की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन घूम फिर कर बात वही आती है, 5 बजे के बाद कितने महानुभाव, जो शहंशाह मूवी में आपने देखा होगा, अंधेरी रातों में सुनसान राहों में वो मसीहा निकल पड़ता है लोकतंत्र को बचाने। क्या 10-12% मसीहा दिल्ली में भी 5 बजे के बाद निकलेंगे? सुनसान शामों में, दिल्ली की शाम सुनसान नहीं होती, लेकिन क्या निकल पड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए? या उसके बाद अंततः जनता चली जाएगी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, या फिर राहुल गांधी की अपील पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील पर, और अब कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। मनमोहन सिंह दिवंगत हो गए, राजघाट पर उन्हें अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली, तो क्या दिल्ली के सिख मतदाताओं के लिए वो भी एक मुद्दा होगा? आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले खबर देखी कि 5 साल पहले जिनका देहांत हुआ, लगभग 4.5 साल पहले, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनकी समाधि बनाने के लिए जगह दे दी गई है। 4.5 साल बाद समाधि बनाने की जगह मोदी सरकार ने दी है। क्या मनमोहन सिंह के लिए भी जगह दी जाएगी? अभी अंतिम संस्कार के लिए तो राजघाट वाले इलाके में जगह नहीं दी गई। उस इलाके में जहां अटल बिहारी वाजपेयी का भी अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें निगम बोध घाट जाना पड़ा, वहां ले जाया गया था उन्हें। तो दिल्ली के सिख वोटर का मुद्दा अलग है, दिल्ली के दलित वोटर का मुद्दा अलग है, उसमें बाबा साहब वाले मुद्दे भी हैं।
और इन सब के बीच मध्य वर्ग जो दिल्ली की ताकत है, जिनसे दिल्ली बनती है, वो है दिल्ली का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दिल्ली का निम्न मध्यम वर्ग। क्या वो बीपीएल और एपीएल के बीच में ऐसे ही झूलता रहेगा? ये सारे सवाल हैं कि जब दिल्ली का वोटर बीपीएल और एपीएल के बीच में झूलता है तो 200 यूनिट फ्री बिजली और 700 लीटर पानी उसके लिए उसके बजट को तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था उसके बच्चों को पढ़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। और याद रखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वर्चुअल फोटो मैंने नहीं देखी है, कहीं और की देखी थी कि बड़े बड़े राजनेता जाकर वर्चुअल फोटो, बैकग्राउंड कुछ और है, बैकग्राउंड को दिखाया कुछ और गया और फोटो जारी की गई थी। दिल्ली की वर्चुअल फोटो नहीं, एक्चुअल फोटो ही हमने देखी थी। तो क्या 5 बजे के बाद जो वोटिंग होगी वो डेटा भी एक्चुअल देखेंगे? राजीव कुमार ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि झारखंड और महाराष्ट्र में इतना अंतर क्यों था। और इस अंतर के बीच दिल्ली चुनाव में निष्पक्षता के साथ वोटिंग हो, सभी मतदाताओं से, हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग जरूर लें। 2,08,000 वोटर दिल्ली में बढ़ गए हैं, तो ये 2,08,000 तो उम्मीद है कि नए वोटर, पहली बार के वोटर जोश से भरे हुए वोट जरूर करेंगे। तो जोश में आकर वोट जरूर दें, लेकिन होशो हवास में वोट दें। आने वाले वक्त में दिल्ली के चुनाव पर हम और भी ताजा तरीन खबरों के साथ आएंगे और एग्जिट पोल का तमाशा आपको देखने के लिए द ग्रेट इंडियन गोदी मीडिया एग्जिट पोल तमाशा बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और वो भी आप देखेंगे कि कौन कहां से किसको जिता रहा है, कहां जाकर कोई सब्जी वाले के मुंह में माइक घुसेड़ रहा है, कहां जाकर कोई मेट्रो स्टेशन के गेट पर टोकन खरीदने वाले के मुंह में माइक घुसेड़ रहा है। सब तमाशा देखने के लिए तैयार रहिए और उस तमाशे में एक खास पार्टी की बढ़त भी दिखा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।